साल 1983 रॉ का एक एजेंट पाकिस्तान पहुंचता है, लेकिन पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI को इस बात की भनक लग जाती है और भनक लग जाने के बाद वो उस रॉ एजेंट को पकड़ लेते हैं, जिसके बाद उस एजेंट से पूछताछ की जाती है, उस पे जुल्म किए जाते हैं, उसे इतना टॉर्चर किया जाता है कि आखिर में वो टूट ही जाता है। लेकिन उसके बाद पाकिस्तानी एजेंट को वो जो बताता है उसे सुनने के बाद पाकिस्तानी एजेंट के होश उड़ जाते हैं। वो ये कहता है कि पाकिस्तान में एक बहुत ही ऊंची पोस्ट पर बैठा मेजर कोई पाकिस्तानी मेजर नहीं बल्कि रॉ का एक खुफिया एजेंट है। आखिर कौन था ये एजेंट जो पाकिस्तान की नाक के नीचे मेजर बन के बैठा था और पाकिस्तान की खुफिया जानकारी रॉ को दे रहा था। उसके इस कमाल के हुनर से भारत की प्राइम मिनिस्टर रही इंदिरा गांधी ने उसे ब्लैक टाइगर के नाम से नवाजा था। एक ऐसा शख्स जिसने देश के लिए अपनी जान की परवाह तक नहीं की, लेकिन बदले में उसी के देश ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया और ऐसा बर्ताव किया जैसे उसे जानते ही ना हो। लेकिन उससे भी बड़ी बात, वो इतना होशियार स्पाई था कि वो अपनी गलती से नहीं बल्कि रॉ द्वारा की गई गलती से अपनी जान गंवा बैठा। तो आइए जानते हैं भारत के सबसे बड़े खुफिया एजेंट रविंद्र कौशिक की पूरी कहानी आज के इस एपिसोड में। 11 अप्रैल 1952 ये वो दिन था जिस दिन राजस्थान के श्रीगंगानगर में रविंद्र कौशिक का जन्म एक पंजाबी परिवार में हुआ। उनके पिता JM कौशिक इंडियन एयरफोर्स में एक ऑफिसर थे। रविंद्र जब मात्र 13 साल के थे तब 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया, क्योंकि उनका गांव भारत पाकिस्तान बॉर्डर के काफी नजदीक था और उनके पिता एयरफोर्स में थे, इसलिए उन्हें इस युद्ध के बारे में काफी कुछ जानने को मिला। 6 साल बाद 1971 में जब वो अपनी इंटरमीडिएट की पढ़ाई खत्म कर चुके थे तब भारत और पाकिस्तान के बीच एक और युद्ध लड़ा गया, जिसमें पाकिस्तान की सेना को बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा। इस दो जंगों ने उनके जीवन पर गहरा प्रभाव डाला, लेकिन बावजूद इसके उन्होंने अपनी आगे की पढ़ाई जारी रखते हुए अपने शहर के ही HD बिहानी PG कॉलेज से BCom करने के लिए एडमिशन ले लिया और पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने अपने कॉलेज का एक थिएटर ग्रुप भी ज्वाइन कर लिया। इस दौरान जब कॉलेज के बाहर किसी भी नाटक का आयोजन किया जाता उसमें वो जरूर पार्टिसिपेट करते। उनकी पर्सनालिटी और उनका अंदाज इतना जबरदस्त था कि उनकी तुलना अक्सर बॉलीवुड एक्टर विनोद खन्ना से किया जाने लगा। BCom की पढ़ाई के दौरान उन्हें एक बार लखनऊ में आयोजित नेशनल थिएट्रिकल फेस्टिवल में एक्टिंग करने का मौका मिला, जिसमें वो एक इंडियन आर्मी ऑफिसर का रोल प्ले कर रहे थे। इस एक्ट में ऑपरेशन के दौरान एक इंडियन आर्मी ऑफिसर चाइनीज सैनिकों द्वारा पकड़ा जाता है और बुरी तरह से टॉर्चर होने के बाद भी अपने देश की कोई भी जरूरी जानकारी नहीं देता है। चूँकि रविंद्र का सबसे ज्यादा इंटरेस्ट फ्रीडम फाइटर के रोल प्ले करने में था और इसीलिए उन्होंने अपना एक्ट ऐसा परफॉर्म किया कि मानो यह कोई एक्ट नहीं बल्कि रियल हो। लेकिन उस दिन प्ले देखने वालों में रॉ के कुछ अधिकारी भी मौजूद थे, जिन्हें रविंद्र कौशिक का परफॉर्मेंस इतना अच्छा लगा कि प्ले खत्म होते ही रॉ के अधिकारियों ने तुरंत उनके सामने एक इंटेलिजेंस एजेंट के रूप में काम करने का प्रपोजल रख दिया। इस समय भारत पाकिस्तान के युद्ध का दौर भी चल रहा था और इसलिए रॉ को एक ऐसे ही स्ट्रॉन्ग एजेंट की जरूरत थी जो पाकिस्तान जाकर वहाँ की सारी सीक्रेट जानकारी रॉ को दे सके। रविंद्र को पता था कि अगर वो इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करते हैं तो उनकी जिंदगी हर वक्त मौत के मुंह में रहेगी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपना सब कुछ दांव पर रखते हुए हाँ कर दिया और अपने पिता से नौकरी का बहाना करके वो दिल्ली चले गए। यहाँ रॉ द्वारा उन्हें एक एजेंट बनाने के लिए 2 साल तक ट्रेनिंग दी जाती है। चूँकि उन्हें सीक्रेट एजेंट के रूप में लंबे समय तक पाकिस्तान में रहना था, इसीलिए सबसे पहले उन्हें पाकिस्तान की ज्योग्राफिक लोकेशन के बारे में बताया गया, वहाँ के पहनावे, वहाँ की लैंग्वेज, हर एक चीज के बारे में बारीकी से सिखाया गया। पंजाबी परिवार से ताल्लुक रखने के कारण वो पहले से ही पंजाबी लैंग्वेज में फ्लुएंट थे, इसलिए पंजाबी छोड़कर उन्हें सीधा उर्दू सिखाई जाने लगी। उर्दू सिखाने के अलावा उन्हें इस्लामिक रीति रिवाज को स्ट्रिक्टली फॉलो करने की ट्रेनिंग भी दी गई। इस दौरान उन्होंने नमाज अदा करने के साथ साथ कुरान की आयतें भी याद की। कुछ ही महीनों में रविंद्र ने इन सब में महारत हासिल कर ली। इसके बाद उनका खतना तक कराया गया ताकि कभी शक के दायरे में आने पर उनकी रियल आइडेंटिटी एक्सपोज ना हो। इसके बाद उनके सभी सरकारी डॉक्यूमेंट्स और सारे रिकॉर्ड्स मिटाकर उनके भारतीय होने की पहचान भी मिटा दी गई। इसके बाद रॉ द्वारा उन्हें एक नई आइडेंटिटी दी गई, जिसके हिसाब से अब उनका नाम रविंद्र कौशिक नहीं बल्कि नबी अहमद साकिर था और डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग वो भारत के नहीं बल्कि पाकिस्तान के इस्लामाबाद के नागरिक थे। उन्हें एक पक्का रॉ एजेंट बनाने के लिए इंटेलिजेंस ऑपरेशन से जुड़ी हर छोटी से छोटी चीज सिखाई जा चुकी थी। इसके बाद रॉ ने रविंद्र कौशिक को आजमाने के लिए 7 से 8 देशों में इंफॉर्मेशन जुटाने के लिए भेजा। इस दौरान उन्होंने अपना काम शानदार तरीके से
से किया और इसीलिए 1975 में रविंद्र कौशिक को परमानेंटली पाकिस्तान भेज दिया गया, जहां अंडर कवर रहकर उन्हें पाकिस्तान की अहम खुफिया जानकारी भारत भेजनी थी। इस दौरान भारत में पंजाब की स्थिति काफी बिगड़ने लगी थी। वहां खालिस्तान की मांग को जोर दिया जा रहा था। इसी बीच 1977 में जियाउल हक ने तख्ता पलट करके पाकिस्तान की सत्ता हथिया ली, जिससे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को लगने लगा कि जियाउल हक पंजाब में मची इस उथल पुथल का फायदा उठाकर भारत के खिलाफ एक और युद्ध छेड़ सकता है। ऐसे में रॉ ने पाकिस्तान में बैठे अपने एजेंट्स को वहां की हर एक्टिविटी पर पेनी नजर रखने का आदेश दिया। रविंद्र को अब तक पाकिस्तान में रहते हुए 2 साल हो चुके थे। अहम जानकारियां जुटाने के साथ साथ रविंद्र ने पाकिस्तान के कराची यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया और वहां से LLB की डिग्री हासिल कर ली। इसके बाद वो पाकिस्तान की आर्मी में भर्ती होना चाहते थे। उस समय पाकिस्तान की गवर्नमेंट आर्मी के इशारे पर काम कर रही थी और ऐसे में अगर वो पाकिस्तान की आर्मी में कोई पोस्ट पाने में कामयाब हो जाते तो ये भारत के लिए काफी फायदेमंद होता। लेकिन रॉ के अधिकारियों को डर था कि ऐसा करने पर रविंद्र डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के दौरान पाकिस्तानी आर्मी द्वारा पकड़े जा सकते हैं। बावजूद इसके उन्होंने पाकिस्तानी मिलिट्री के अकाउंट डिपार्टमेंट में एग्जाम निकालकर कमीशन ऑफिसर के रूप में पोस्टिंग हासिल कर ली। अपने पद की वजह से रविंद्र मिलिट्री यूनिट्स की गतिविधियों, प्रमुख अधिकारियों की पोस्टिंग और यहाँ तक कि युद्धक सामग्री के साथ ट्रेनों की आवाजाही के बारे में भी रिपोर्ट करने में सक्षम हो गए। चूँकि उस समय एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम न होने के कारण दूसरे देशों में काम कर रहे अंडर कवर एजेंट का काम बहुत ही जोखिम भरा होता था। इसलिए रविंद्र कौशिक सबसे पहले जुटाई गई सभी इन्फॉर्मेशन को इनविजिबल इंक से लिखते, फिर उसे लेटर का रूप देकर पहले कुवैत या दुबई भेजते, जहां से इंडियन एजेंट इसे भारत तक पहुंचाते। ऐसे में उनके द्वारा भेजी गई इन्फॉर्मेशन को भारत तक पहुंचने में महीनों लग जाया करते थे। इतने जोखिम भरे काम के कारण उनके काम में पकड़े जाने का हमेशा खतरा बना रहता था। इसीलिए वो शक के दायरे से दूर रहने के लिए पाकिस्तानी सोसाइटी में भी काफी घुल मिल कर रहते थे। अपनी पहचान को और भी मजबूत करने के लिए उन्होंने अपने डिपार्टमेंट के एक टेलर की बेटी अमानत नबी से शादी कर ली, जिससे उन्हें एक बेटा भी हुआ। पूरा एक परिवार बसाने के बाद भी उन्होंने इतनी सतर्कता बरती कि उन्होंने अपनी पत्नी और बेटे को भी अपनी असली पहचान की भनक तक नहीं लगने दी। कुछ ही सालों में उनके शानदार कामों को देखते हुए उन्हें पाकिस्तानी आर्मी में प्रमोशन मिला और वो मेजर के पद पर प्रमोट कर दिए गए। पाकिस्तान की आर्मी में उनका मेजर बनना भारतीय इंटेलिजेंस के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी लेकर आया। मेजर होने की वजह से उनका अक्सर पाकिस्तान के हायर रैंक ऑफिसर्स और कभी कभी पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसी ISI के लोगों से मिलना जुलना होने लगा। रविंद्र कौशिक को अब पाकिस्तानी आर्मी के अंदर की हर टॉप सीक्रेट इंफॉर्मेशन के बारे में पता चल जाता, जिसे वो बड़ी चालाकी से रॉ को फॉरवर्ड कर देते। पाकिस्तान का इतना बुरा हाल हो चुका था कि वो भारत के खिलाफ जो भी प्लानिंग बनाता वो शुरू होते ही रॉ द्वारा खत्म कर दिया जाता। पाकिस्तान आर्मी में उनकी हायर रैंकिंग पोजीशन ने उन्हें रॉ के लिए एक बहुत बड़ा एसेट बना दिया था। उनके कारनामों से न केवल रॉ के अधिकारी बल्कि भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी बेहद प्रभावित थी और इसलिए उन्होंने उन्हें ब्लैक टाइगर का नाम दिया। तभी से रविंद्र कौशिक इंडियन डिफेंस सर्किल में ब्लैक टाइगर के नाम से ही पॉपुलर हो गए। पाकिस्तान में काम करने के दौरान वो 3 से 4 बार भारत भी आए। जब भी उन्हें भारत आना होता, रॉ द्वारा उन्हें पहले दुबई बुलाया जाता और फिर वहाँ से उनका दिल्ली आने का बंदोबस्त किया जाता। साथ ही उन्होंने अपने माता पिता को ये यकीन दिला रखा था कि वो दुबई में काम करते हैं। रविंद्र कौशिक को पाकिस्तान में रहते हुए पूरे 6 साल हो चुके थे। इसी बीच उन्हें खबर मिली कि उनके छोटे भाई की शादी होने वाली है। ऐसे में उन्हें पाकिस्तानी आर्मी से छुट्टी चाहिए थी, इसलिए उन्होंने पाकिस्तानी अधिकारियों को झूठ बोला कि वो सऊदी अरेबिया जाकर उम्राह करना चाहते हैं और इसके लिए उन्हें लंबी छुट्टी चाहिए। उम्राह के कारण बिना रुकावट के पाकिस्तान में उन्हें लंबी छुट्टी दे दी गई। इधर रॉ ने भी उन्हें भारत आने की परमिशन दे दी। इसके बाद रविंद्र कौशिक के लिए रॉ ने सबसे पहले सऊदी का अरेंजमेंट कराया, फिर वहाँ से वो दुबई आए और फाइनली वहाँ से इंडिया पहुँच गए। उन्होंने घर वालों को अपने दुबई में रहने का यकीन दिलाने के लिए सभी के लिए दुबई से ढेर सारे गिफ्ट भी खरीद लिए थे। काफी समय बाद उनके घर लौटने पर घर में सभी को काफी अच्छा लग रहा था, लेकिन इस बीच घर वालों ने उन पर भी शादी का दबाव डाला। जब बात टालने से नहीं टली तो उन्होंने बता दिया कि वो अमानत नाम की एक लड़की से शादी कर चुके हैं। बिना बताए शादी करने से उनके माता पिता नाराज तो थे, लेकिन अपने बेटे के घर बसने से खुश भी थे। रविंद्र को उस वक्त अंदाजा भी नहीं था कि ये खुशी वो आखिरी बार देख रहे हैं। साल 1981 भाई की शादी अटेंड करने के बाद वो वापस पाकिस्तान लौट गए और फिर अपने काम में लग गए। लगातार कई सालों तक खुफिया जानकारी जुटाने से उनका हौसला काफी बढ़ गया था और अब वो अपनी पहुंच से बाहर जाकर भी जानकारी जुटाने का प्रयास करने लगे थे। इस क्रम में उन्होंने पाकिस्तान के एटॉमिक पावर स्टेशन की भी कई सीक्रेट इंफॉर्मेशन रॉ
के साथ शेयर की। असल में 1965 और 1971 की जंग के बाद भारत जहां सीमा पर शांति बनाए रखने की उम्मीद कर रहा था, वहीं पाकिस्तानी खुले मैदान के बजाय छुपकर वार करने की तैयारी में था। पाकिस्तानी सेना और खुफिया एजेंसी ने मिलकर भारत के मिलिट्री फोर्स को कमजोर करने के लिए प्लान तैयार किया। यह प्लान रविंद्र की जानकारी में था क्योंकि वो पाकिस्तानी आर्मी में मेजर थे। प्लान के हिसाब से पाकिस्तानी सेना भारत के उस हिस्से को कब्जा करने की तैयारी में थी जहां 20,000 से ज्यादा भारतीय सैनिक तैनात थे। पाकिस्तान भारत को सबक सिखाना चाहता था, लेकिन रविंद्र ने इस प्लान को फेल कर दिया। जब तक पाकिस्तान आर्मी हमले के लिए तैयार होती, भारतीय सेना को उस जगह से हटा दिया गया। यह रविंद्र की बहुत बड़ी जीत थी। इस घटना के बाद पाकिस्तानी सेना सतर्क हो गई और सीमा पार से आने वालों की जांच ज्यादा सख्त कर दी गई, क्योंकि अधिकारियों को शक था कि जरूर कोई सेना के अंदर से ही इंफॉर्मेशन लीक कर रहा है। इसलिए पाकिस्तानी आर्मी में ऑफिसर्स के रिकॉर्ड खंगाले जाने लगे। इसमें रविंद्र कौशिक के भी रिकॉर्ड निकाले गए, जिसमें ये पता चला कि पाकिस्तान के अंदर उनका खुद का कोई रिश्तेदार ही नहीं है। इस जानकारी ने पाकिस्तानी अधिकारियों के अंदर रविंद्र के लिए संदेह जरूर पैदा कर दिया था, लेकिन केवल इस आधार पर उन्हें दोषी नहीं माना जा सकता था। रविंद्र कौशिक को भी खबर थी कि पाकिस्तान की काउंटर इंटेलिजेंस एजेंसी और ISI भारतीय एजेंट को ढूंढने में लगी हुई है और खतरा कभी उन पर भी आ सकता है, लेकिन वो अपनी जान की परवाह किए बिना अपने काम में लगे रहे। अब तक रविंद्र कौशिक को पाकिस्तान में रहते हुए 8 साल हो चुके थे। इस बीच उन्होंने देश के लिए जासूसी करके देश की काफी मदद की थी, लेकिन साल 1983 जब एक तरफ भारत के लोग इंडिया के वर्ल्ड कप विनिंग के जश्न में डूबे थे, वहीं दूसरी तरफ भारत के एक वीर पुत्र के साथ ऐसी घटना घटी जिससे उनकी जिंदगी तबाह हो गई। लेकिन अफसोस इसे बहुत कम लोग ही जानते हैं। हुआ यूं कि इसी साल रॉ ने इनायत मसीह नाम के एक एजेंट को एक स्पेशल मैसेज के साथ रविंद्र से मिलने पाकिस्तान भेजा। इनायत मसीह आसानी से सीमा को पार कर पाकिस्तान चला गया और रविंद्र कौशिक से मिलने की कोशिश करने लगा, लेकिन इस बीच वो एक दिन पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑफिसर्स द्वारा पकड़ा गया। पकड़ने के बाद पाकिस्तानियों ने उसे खूब टॉर्चर किया। काफी दिनों तक तो इनायत मसीह ने पाकिस्तान की सभी भयंकर यातनाओं को सहा, लेकिन जब बात उसकी जिंदगी पर बनाई तो वो टूट गया और रॉ द्वारा पाकिस्तान में चलाए जा रहे सभी ऑपरेशन की जानकारी पाकिस्तानी ऑफिसर्स को रिवील कर दी। उसने ये तक बता दिया कि पाकिस्तान की सेना में जो मेजर नबी अहमद साकिर है, वो असल में रॉ का एजेंट रविंद्र कौशिक है और रॉ ने उसे उसी से मिलने के लिए पाकिस्तान भेजा है। नबी अहमद साकिर के असली भेद के खुलने से पाकिस्तानी अधिकारी सन्न रह गए। उन्हें पहले तो नबी अहमद साकिर का भारत के एजेंट होने पर विश्वास ही नहीं हुआ, लेकिन जब पाकिस्तान में उनके किसी रिलेटिव के ना होने की कड़ी को इससे जोड़ा गया तो उनके लिए तस्वीर थोड़ी थोड़ी साफ होने लगी। चूँकि रविंद्र कौशिक नबी अहमद साकिर के रूप में उस समय पाकिस्तान की फौज में मेजर थे, इसलिए केवल इतने सबूतों पर ही उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता था। इसलिए उनकी पहचान उजागर करने और उन्हें रंगे हाथों पकड़ने के लिए पाकिस्तानी अधिकारियों ने एक जाल बिछाया। इनायत मसीह को पहले की तरह ही नबी अहमद साकिर से मिलने भेजने का निर्णय लिया गया, जिसके कारण इनायत ने नबी अहमद साकिर के पास एक मैसेज भेजकर उन्हें मिलने के लिए एक पार्क में बुलाया। पाकिस्तानियों की प्लानिंग से अनजान रविंद्र कौशिक भी इनायत से मिलने उसी पार्क में चले आए और एक बेंच पर बैठकर बेसब्री से इनायत का इंतजार करने लगे। कुछ ही देर बाद इनायत मसीह भी वहां पहुंच गया, लेकिन कौशिक आगे के खतरे से अनजान उससे खुशी खुशी बातचीत करने लगे। पाकिस्तानी अधिकारी जो आसपास छिपकर यहाँ नजर बनाए हुए थे, उन्हें यह सारा नजारा देखकर अब पूरा यकीन हो गया कि नबी अहमद साकिर पाकिस्तानी सैनिक के भेष में एक रॉ एजेंट ही है और इसीलिए पाकिस्तानी सैनिकों ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया। रविंद्र भी उन सबको इस तरह से देखकर चौंक गए, लेकिन उनकी आइडेंटिटी एक्सपोज हो चुकी थी और भारत के लिए जासूसी करने के जुर्म में उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद जल्दी ही उनको पाकिस्तान के सियालकोट की जेल में डाल दिया गया। यहाँ से उनकी जिंदगी नर्क के समान हो गई। पाकिस्तानियों ने उन्हें 2 साल तक बुरी तरह से टॉर्चर किया। उन्हें इस कदर मारा गया कि उन्हें कभी कभी लगता कि इससे तो बेहतर होता कि उन्हें मौत आ जाती। पाकिस्तानियों ने उन पर हर जुल्म किया ताकि वो टूट जाएं और अपना मुंह खोल दे, लेकिन इतने कष्टों के बावजूद भी वो टूटे नहीं। इसके बाद उन्हें ये तक लालच दिया गया कि अगर उन्होंने भारतीय फौज से जुड़ी सीक्रेट जानकारी दे दी तो उन्हें रिहा कर दिया जाएगा। लेकिन उनमें देशभक्ति इस कदर कूट कूट कर भरी थी कि ना तो उन्हें कोई दुख तोड़ सका और ना ही जीने का मोह उनके फैसले को बदल सका। उनके खिलाफ केस चला और 1985 में उन्हें मौत की सजा दे दी गई, लेकिन आगे चलकर पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सजा को लाइफ इम्प्रिजमेंट में बदल दिया। इस तरह पाकिस्तान की कोशिश उन्हें कमजोर करने की ही थी। उन्हें पहले पाकिस्तान के सियालकोट, फिर कोट लखपत और फिर आखिर में मियांवाली की जेल में रखा गया। साल के बाद साल गुजरते गए
लेकिन ना तो पाकिस्तान का उन पर टॉर्चर कम हुआ और ना ही रविंद्र कौशिक के हौसले डगमगाए। उन्हें कई दिनों तक भूखा तो कई दिनों तक प्यासा रखकर तड़पाया जाता, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने देश से गद्दारी नहीं की और ना ही कुछ रिवील भी किया। उन्हें उम्मीद थी कि जिस देश के लिए उन्होंने इतना सब कुछ किया है उसकी गवर्नमेंट उन्हें छुड़ाने के लिए जरूर कुछ करेगी। इससे पहले भी भारत और पाकिस्तान म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के जरिए एक दूसरे के कई एजेंट्स को रिहा करा चुके थे, लेकिन रविंद्र के केस में काफी सालों तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। तब उन्होंने किसी तरह छुपते छुपाते ही जेल से अपने परिवार वालों के पास लेटर भेजना शुरू किया। लेटर के जरिए उनकी फैमिली को पहली बार पता चला कि रविंद्र कौशिक पाकिस्तान की जेल में बंद हैं और वो दुबई में नहीं बल्कि देश की खातिर एक एजेंट के रूप में 8 सालों से अपनी असली पहचान छिपाकर पाकिस्तान में रह रहे थे। इसके बाद उनके घर वालों ने उन्हें छुड़ाने के लिए इंडियन गवर्नमेंट के सामने काफी गुहार लगाई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इससे उनके पिता को गहरा सदमा लगा और कुछ ही दिनों के बाद हार्ट अटैक के कारण उनकी मौत हो गई। उनके द्वारा लगातार भेजे जा रहे लेटर से उनके बारे में भारत में भी लोगों को पता चलने लगा। इंडियन गवर्नमेंट उन्हें छुड़ाने के लिए कोई प्रयास नहीं कर रही थी, इसलिए रविंद्र को लगने लगा था कि उनके ही देश ने उन्हें त्याग दिया है। इसलिए उन्होंने एक लेटर में कुछ ऐसा लिखा जिसे पढ़कर कोई भी भावुक हो जाता। उन्होंने लिखा कि क्या भारत जैसे बड़े देश के लिए कुर्बानी देने वालों को यही मिलता है। करीब 18 सालों तक वो जेल में जिंदगी और मौत के बीच जूझते रहे। इस बीच पाकिस्तान की ब्रुटेलिटी से उनकी हेल्थ काफी खराब हो गई थी और उन्हें टीबी और हार्ट डिसीज जैसी गंभीर बीमारियों ने जकड़ लिया था। उनके परिवार ने उनका इलाज कराने के लिए इंडियन गवर्नमेंट से गुहार लगाई, लेकिन सरकार ने कुछ नहीं किया। इसके बाद उन्होंने एक और पत्र लिखा कि अगर मैं एक अमेरिकी होता तो 3 दिनों में ही मुझे छुड़वा लिया जाता। इस लेटर के 3 दिन बाद ही बेहतर ट्रीटमेंट न मिलने के कारण 49 वर्ष की आयु में रविंद्र कौशिक ने नवंबर 2001 में पाकिस्तान की सेंट्रल जेल मियांवाली में दुनिया को अलविदा कह दिया। सबसे बड़े दुख की बात तो ये थी कि देश के लिए अपना सर्वोच्च न्यौछावर कर देने वाले रविंद्र कौशिक की डेड बॉडी को भी भारत नहीं लाया गया। उनके शव को पाकिस्तान के मुल्तान की ही एक जेल में दफना दिया गया। उनके परिवार के लिए सबसे दुखद ये था कि इंडियन गवर्नमेंट ने उनका कभी भी इंडियन होना स्वीकार नहीं किया। रविंद्र कौशिक के छोटे भाई ने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो सरकार से कोई फाइनेंशियल हेल्प नहीं चाहते, बस सरकार देश की सुरक्षा में दिए गए रविंद्र कौशिक के कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज कर ले। उनके छोटे भाई ने ये भी कहा कि जब यूनिफॉर्म वाले जवानों को इतना ऑनर दिया जाता है तो फिर देश के लिए अपना सब कुछ छोड़कर दुश्मन देश में अंडर कवर ऑपरेशन को अंजाम देने वाले लोगों को वो सम्मान क्यों नहीं मिलता। लेकिन दुनिया का यही कड़वा सच है कि पकड़े जाने के बाद एक स्पाई का कोई वतन नहीं होता। वो जिस देश के लिए अपनी जिंदगी तक कुर्बान कर देता है उसको अपने ही देश की पहचान तक नसीब नहीं होती। हालांकि कई सालों के बाद सरकार ने उनके परिवार को पेंशन के रूप में पहले हर महीने 500 और फिर 2000 रुपए भेजने शुरू किए। ये सिलसिला उनकी मां अमला देवी के जिंदा रहने तक चलता रहा, लेकिन उनकी डेथ के बाद इस पेंशन को भी बंद कर दिया गया। डिप्लोमेटिक कारणों से सरकार ने तो कभी रविंद्र कौशिक को ऑफिशियली कबूल नहीं किया, लेकिन रविंद्र कौशिक के जीवन पर आधारित कई मूवीज बनाई गई जिसमें रोमियो, अकबर, वॉल्टर और एक था टाइगर भी शामिल है। पर सच्चाई तो ये है कि अपने अंतिम समय में रविंद्र कौशिक को अपनी मातृभूमि की मिट्टी तक नसीब नहीं हो पाई थी। उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद आपकी आंखें जरूर भर आई होंगी, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो पर क्लिक करें जो आपका मूड बिल्कुल सही कर देगा। मैं तुम्हें वहीं मिलता हूं। ओके बाय।